हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मैं रेड हैट सर्टिफाइड एंड एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। मैं अपने वीडियो के मीडियम से आप सबके साथ एडब्ल्यूएस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से एडब्ल्यूएस के बारे में बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर में बनाई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक उठाया मैंने अमेजॉन वेब सर्विस का, जिसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं। तो मैं आज अपने इस लेक्चर में सिंपल स्टोरेज सर्विस के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो स्टोरेज होते हैं ना, जनरली एडब्ल्यूएस में जो स्टोरेज टाइप पाई जाती हैं, उसमें एक होता है आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, एक इलास्टिक फाइल स्टोरेज और एक सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है। तो हम आज सिंपल स्टोरेज सर्विस के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसको हम जनरली S3 भी बोलते हैं। आप देखें, अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन में, तो इसमें सिंपल स्टोरेज सर्विस, तो इसमें 3 बार ऐसा आ रहा है, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में S3 बोलते हैं और मोस्टली पीपल इसको S3 ही बोलते हैं। बट इसका जो S3 का फुल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सिंपल स्टोरेज सर्विस है, इसलिए 3 बार ऐसा आ रहा है, इसलिए इसे हमें S3 बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज जनरली एक तरह का मीडियम होता है जिसमें आप कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और उस चीज़ों को स्टोर करने के बाद उसको अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, स्टोरेज आप सबने हमेशा यूज़ किया होगा। आपके फ़ोन में भी स्टोरेज होता है, इंटरनल स्टोरेज होता है, या फिर आप कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं, वो भी एक तरह का स्टोरेज ही होता है। तो आप क्या करते हैं, उसमें कोई भी डाटा अपना स्टोर करते हैं और उस आपको जब ज़रूरत होती है आप उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं आप एज पर योर यूजेस। तो सिंपल स्टोरेज एक तरह का ग्लोबल सर्विस होता है। ग्लोबल मतलब ये यूनिवर्सली, एक ग्लोबल ग्लोबल मतलब यूनिवर्सली होता है, मतलब ये पूरी जगहों पे होता है। एंड अगर आपने जब भी आप अमेजोन S3 के कंसोल में जाएंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आपने ये सर्विस सेलेक्ट की तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल लिख के आता है। मतलब आपको अमेजोन ये प्रोवाइड नहीं करता कि आप उसमें अपने मन से कोई रीजन सेलेक्ट करें, क्योंकि जैसे ही आपने आपने S3 सेलेक्ट किया वो अल्टीमेटली ग्लोबल वहाँ पे लिखा हुआ आता है। और बाकी जो रीजन्स होते हैं उसमें चाहे जितने भी रीजन अमेजोन के हैं, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, मुंबई हो गया, तो वो सब आपको डिसेबल दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे सीधे ग्लोबल सर्विस लिखा होगा। इसका फ़ायदा ये है कि ये ग्लोबल सर्विस होने के साथ साथ आप इसे इंटरनेट के, अगर आपके पास इंटरनेट है ना, तो आप इंटरनेट के थ्रू आप इसे कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपके पास अगर वो यूआरएल रहेगा तो आप उस सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक तरह का स्टोरेज है, तो ये आपके डेटा को स्टोर करता है आप, और उस डेटा को आप अपने हिसाब से रिट्रीव करके यूज कर सकते हैं। सिंपल स्टोरेज एक तरह का ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज इन द सेंस कि आप इसमें किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, तो आप किसी भी तरह का आपका फाइल फॉर्मेट हो आप उसे स्टोर कर सकते हैं। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आप कौन से फॉर्मेट में, मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जिसको आप उसमें डालेंगे बकेट में तभी वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, चाहे आपकी फाइल पीडीएफ में हो, चाहे आपकी फाइल एमपी3 में हो, चाहे आपकी फाइल एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हो, या फिर आपके पास कोई इमेज पड़ी हो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप सब कुछ इसमें स्टोर कर सकते हैं। इवन आप इसमें स्टैटिक वेबसाइट्स को भी होस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जो कि अमेजोन ने हमें प्रोवाइड किया है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज को तो स्टोर कर सकते हैं, बट आप चाहें तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूं उसमें, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। इसमें आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट आप इसको स्टोर करके रिट्रीव कर सकते हैं। और आपको डाटा अगर स्टोर करना हो तो इसमें एक चीज़ आपको देखना होगा कि डाटा स्टोर करने के लिए आपको एक प्रॉपर बकेट बनानी पड़ेगी, और उस बकेट के अंदर आपको डाटा अपना स्टोर करना होता है। डायरेक्ट आप डाटा को जाके वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक बकेट बनानी पड़ेगी और उस बकेट के अंदर आप डाटा को स्टोर करेंगे। बकेट क्या है? बकेट जस्ट एक टाइप का फोल्डर है, जिस जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर विंडो सर्वर यूज़ किया है तो अगर आपको कोई फाइल को अगर एक फोल्डर के अंदर डालना है तो वो एक बकेट एक तरह का वही है।
उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब बकेट आपने क्रिएट किया और उसके अंदर आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। फाइल क्या होगी, फाइल आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, S3 आपका एक फ्लैट कंटेनर होता है। फ्लैट कंटेनर का मतलब ये है कि इसमें आपकी कोई हिरार्की नहीं होती। हिरार्की इन द सेंस, जैसे आपने अब नॉर्मल ऑफिस में देखा होगा कि टॉप लेवल पे आपका मैनेजर होते हैं, देन आपके टीम लीड होते हैं, फिर उनके नीचे आपके इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये एक तरह का हिरार्की है। तो स्टोरेज में ऐसा कोई हिरार्की नहीं है कि आपको पहले ये स्टोर करना है देन ये स्टोर करना है तभी ये वर्कआउट करेगा। ये एक फ्लैट कंटेनर है जिसमें कोई भी हिरार्की का फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है। दूसरी चीज, इसमें बकेट्स जो आप बनाते हैं, बकेट के अंदर दूसरी बकेट नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक बकेट बनाई उसके अंदर फिर एक और बकेट बनाना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप बकेट बनाएंगे उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को डालेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एक बकेट बना ली फिर उसके अंदर एक और बकेट बनाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि ये ग्लोबली सर्विस है, तो इसको बकेट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक बकेट में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक की होती है जो अमेजन प्रोवाइड करता है आपको, तो उसके थ्रू आप अपने बकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको एक आइडेंटिफायर नंबर मिलेगा, यूनिक की और आइडेंटिफायर नंबर, यूनिक की मिलेगी जो कि उसका एक आइडेंटिफायर होगा। आपका स्टोरेज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में भी आता है, ये भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये जो स्टोरेज है किस सर्विस में आते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है कि प्लेटफॉर्म का पार्ट है या फिर सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एक पार्ट है। स्टोरेज में आपको बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी यहाँ पे, मतलब अमेजोन आपको वेरियस तरह के स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करता है। जिस अपने डेटा के हिसाब से आप वो स्टोरेज क्लासेस को चूज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी चार्जिंग होगी। तो ये स्टोरेज जो क्लासेस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारी क्लासेस हैं जिसको मेरे को एक एक करके समझाना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए हम यही जान लेते हैं कि यहाँ अमेजोन S3 में बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी जो अमेजोन प्रोवाइड करता है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बकेट के बारे में। बकेट जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप S3 में लॉगिन करेंगे आपको एक बकेट क्रिएट करनी ही पड़ेगी और उस बकेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को आप स्टोर कर सकते हैं। तो बकेट में थोड़ा सा इसमें फंडा है कि बकेट का जो आपका मिनिमम साइज होगा ना 0 बाइट। अगर आपने बकेट में कुछ भी स्टोर नहीं किया, सिंपल एक बकेट बना दी, तो वो 0 बाइट की होगी। अगर आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं तो उसका XYZ कोई भी साइज हो सकती है। तो इसमें मैक्सिमम साइज जो अलाउड है वो 5 TB होता है, 5 TB। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का 5 TB का ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और बकेट का जो भी आपको नाम देना है, जैसे आपने कोई बकेट क्रिएट की तो डेफिनेटली उसका आपको एक नाम देना पड़ेगा। अगर नाम नहीं देंगे तो वो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो बकेट का जो नाम होता है ना वो यूनिवर्सली यूनिक होता है। यूनिवर्सली यूनिक का मतलब ये है कि बकेट आपकी जो होगी ना, जो भी आपकी बकेट है वो पूरी यूनिवर्स में एक सिंगल बकेट होगी। मतलब अगर मैंने एक बकेट क्रिएट की, सपोज करिए XYZ के नाम से, तो वो बकेट यूनिवर्सली XYZ के नाम से ही होगी। दूसरी सेम नाम की बकेट अमेजोन S3 में नहीं होगी उस नाम की। लेकिन अगर आपने उस बकेट को डिलीट कर दिया तो वो दोबारा से नाम अवेलेबल हो जाएगा और दूसरा कोई उसको यूज कर सकता है। मतलब अगर आपने एक, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोई जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो भी यूनिवर्सली होता है ना, आपका अकाउंट किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर आपने वो अकाउंट डिलीट कर दिया परमानेंटली तो वो अवेलेबल होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि नाम जो होगा बकेट का वो यूनिक होगा यूनिवर्सली। बकेट को बनाएंगे जब आप, तो आप उसको नाम देंगे तो उसका नोमेनक्लेचर के कुछ फंडे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि उसमें IP एड्रेस डाल के आप बकेट का नाम दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उसको एक IP एड्रेस डाल दिया। IP एड्रेस इन द सेंस आपने सोचा कि मैं अपनी बकेट का नाम एक IP रख देता हूँ, जैसे 10 डॉट हो गया, 10.0.1.2 हो गया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे IP एड्रेस अलाउड करके और वो सोचे कि वो एज ए बकेट का काम करे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसमें कोई भी अपर केस यूज नहीं कर सकते, ना ही आप उसमें अपर केस यूज कर सकते हैं, ना ही कोई अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये अलाउड नहीं है बकेट के नोमेनक्लेचर में। हाँ, जो चीज अलाउड है वो ये है कि आप उसमें लोअर केस यूज कर सकते हैं, नंबर का यूज कर सकते हैं, हाइफन्स का यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अपर केस को यूज नहीं कर सकते, अंडरस्कोर को यूज नहीं कर सकते हैं, लोअर केस यूज कर सकते हैं, नंबर को यूज कर सकते हैं और हाइफन्स को यूज कर सकते हैं। बकेट का नाम कभी भी कोई IP एड्रेस नहीं होगा, ठीक है।
टोटल कितनी बकेट आपके अलाउड है जो आप अपने अकाउंट में बना सकते हैं, तो उसकी एक लिमिट है जो कि है 100 बकेट आपको अलाउड है, आप अपने अकाउंट में 100 बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक सॉफ्ट लिमिट है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और रिक्वायरमेंट है तो अमेजोन से रिक्वेस्ट करके इसको बढ़ा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो लिमिट है आपके बकेट्स की वो 100 है, 100 से आप ज़्यादा बकेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और जब आप बकेट क्रिएट करेंगे तो आप एक चीज़ और गौर करेंगे उसमें, कि जो भी आपने बकेट क्रिएट की वो प्राइवेट, मतलब जो भी आपने बकेट क्रिएट की और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्राइवेट होगा, वो मतलब पब्लिक नहीं होगा, वो प्राइवेट में यूज प्राइवेट होगा, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई से और एक्सेस करे तो आप उसको पब्लिक बना सकते हैं, या पब्लिक बना सकते हैं, और वो यूआरएल आप किसी को भी दे सकते हैं, वो उसको पब्लिकली एक्सेस भी कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट होगा तो। ये चीज़ मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि बकेट का नाम अगर आपने कोई रखा है तो दूसरा उस सेम बकेट का नाम यूज़ नहीं कर सकता, और अगर आपने अपने बकेट को डिलीट कर दिया तो वो नाम दोबारा से अवेलेबल हो जाता है और दूसरा बंदा उसको यूज़ कर सकता है। मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि बकेट जो होती है इसमें आप एक वेबसाइट को भी होस्ट करके चला सकते हैं, तो उसमें आप स्टैटिक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। बकेट के अंदर आप जाके एक स्टैटिक वेबसाइट वहाँ पे डाल सकते हैं और वो वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपको एंड पॉइंट मिलेगा उसके थ्रू। बकेट का यूआरएल किस तरीके का होता है वो मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। अगर आप देख सकते होंगे तो इसमें HTTPS लिखा हुआ है जो कि एक प्रोटोकॉल है, उसके बाद बकेट का एक S3 करके और रीजन का नाम आया है, और वो S3 AP साउथ ईस्ट 1 अमेजन AWS.com ये रीजन का नाम है। उसके आगे S3 लगा हुआ है और उस अथर.xyz मेरी बकेट का नाम है, और उसके बाद आपकी फाइल आती है। यानी पहले रीजन का नाम आता है, फिर आपकी बकेट का नाम आता है, फिर उसमें डाले हुए ऑब्जेक्ट का नाम आता है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें आपको वो यूआरएल मिलेगा। एक बकेट मैंने क्रिएट की थी, उसका स्क्रीनशॉट नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बकेट क्रिएट की है दर्श अथर के नाम से, तो वो बकेट का नाम आ रहा है वहाँ पे, फिर एक्सेस आ रहा है। इस बकेट को कोई भी पब्लिक परमिशन नहीं है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप पब्लिक परमिशन देंगे तो यहाँ पे पब्लिकली ये ओपन दिखेगा आपको, और ये इसका एक रीज़न आ रहा है, और दूसरा आपने ये बकेट कब क्रिएट किया वो आ रही है। तो ये थोड़ा सा बकेट के बारे में जानकारी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं वर्जनिंग के बारे में। वर्जनिंग क्या होती है? अगर आप एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल फॉर्म्स को रखना चाहते हैं उसको वर्जनिंग बोलते हैं। मतलब जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई एक्सेल शीट है, ओके, आपने उसको अपलोड कर दिया, और सेम नाम की एक्सेल शीट को सेम नाम की एक्सेल शीट है, आप दोबारा से उसे अपलोड करेंगे, तो अगर आपने वर्जनिंग को इनेबल नहीं कर रखा है ना, तो क्या होगा कि जो आपने शीट पहले से अपलोड कर रखी है और दोबारा से आपने दूसरी शीट को अपलोड करने की कोशिश की सेम नाम की, तो वो क्या होगी, जो पहली वाली शीट थी वो ओवरराइट हो जाएगी, मतलब आपका उसका डेटा वहाँ से हट जाएगा। तो क्या होगा इससे कि आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो इसमें एक अमेजोन ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि आप इसमें एक वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप वर्जनिंग को इनेबल और सस्पेंड कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। जैसे ही आपने वर्जनिंग को इनेबल किया तो आप मल्टीपल कॉपीज को रख सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट्स की सेम नाम से। तो वर्जनिंग जैसे ही आपने इनेबल किया, सपोज करिए मेरे पास एक कोई एक्सेल शीट पड़ी हुई है विवेक नाम की, ठीक है। अब मैंने उसमें कॉलम्स भरने शुरू किए और मैंने उसमें 2 कॉलम्स को भर के उसे अपलोड कर दिया, ठीक है। कल को मैंने दोबारा से चेंजेस किए अपने सिस्टम में, और उसी सेम शीट में मैंने 1 2 3 4 करके कॉलम्स अपडेट कर दिए। अब मेरा जो बकेट के अंदर पड़ा है उसमें 2 ही कॉलम पड़े हुए हैं। अब ए वाली शीट में मेरे पास 4 कॉलम पड़े हैं। अब मैं इसे अपलोड करूंगा, अगर मेरे पास वर्जनिंग इनेबल नहीं होगी तो मेरी पहली वाली फाइल हट जाएगी और ये दूसरी वाली फाइल वहां पे अपलोड हो जाएगी। अगर मैं उसमें इस चीज़ से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि यार मेरी पहली फाइल भी वहाँ पड़ी रहे और दूसरी फाइल भी पड़ी, तो उसको मैं वर्जनिंग इनेबल कर दूंगा, तो मेरी पहली फाइल भी वहीं पे मिलेगी, और जैसे ही मैं दूसरी फाइल वहाँ पे अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरी वर्जनिंग इनेबल है, तो दूसरी फाइल भी वहाँ पे मेरी अपलोड हो जाएगी वर्जनिंग के साथ। तो वर्जन यहाँ पे अपने फाइल का मिल जाएगा, जो भी वर्जन होगा वर्जन 1 वर्जन 2 वो अमेजोन अपने हिसाब से एडजस्ट करके वहाँ पे पुट कर देगा फाइल को मेरी वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मेरा डाटा भी प्रिजर्व हो जाएगा और मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूँ। मैं अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरी पहली फाइल जो मैंने इस डेट को अपलोड की थी वो वाली यूज़ कर लूँ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइल मैंने यूज़ की थी उसमें कुछ चेंजेस करके, तो वो भी मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वर्जनिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। वर्जनिंग में एक चीज़ आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ही आपने वर्जनिंग को इनेबल किया
तो आपके पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आता कि आप उसे डिलीट कर सकें। आपने अगर एक बार वर्जनिंग इनेबल कर दी तो आपको उसको सस्पेंड ही करना पड़ेगा, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। ये चीज़ आप मेरे विंडो के राइट हैंड साइड में भी देख सकते हैं। वर्जनिंग के टैब में आपको दो ही टैब दिख रहे होंगे रेडियो बटन, एक है इनेबलिंग वर्जनिंग और एक है सस्पेंडेड वर्जनिंग। तो आप इसमें देख रहे होंगे इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या तो आप इसे सस्पेंड कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। आपने अगर वर्जनिंग को इनेबल किया है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें, अगर आपने वर्जनिंग को इनेबल किया है और आपने कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट मार दिया, सपोज करिए आपने कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट मार दिया, तो क्या होता है कि अपने आप डिलीट मार्कर करके एक डिलीट मार्कर करके एक फ्लैग जनरेट हो जाता है और वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ वहाँ पे लिख जाता है, लिखा हुआ दिखाई देता है आपको डिलीट मार्कर। ओके, तो अगर आपने कोई डिलीट किया अपने ऑब्जेक्ट को तो डिलीट मार्कर वर्जनिंग के साथ आता है, मतलब वर्जनिंग इनेबल करेंगे तभी डिलीट करके डिलीट मार्कर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वर्जनिंग इनेबल करने के बाद आपने अगर गलती से या फिर किसी पर्पस की वजह से डिलीट कर दिया ऑब्जेक्ट, तो डिलीट मार्कर वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं वहाँ पे, मतलब अगर आप अपने कंसोल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक वर्जन का बटन दिखेगा जिसमें एक हाइड का बटन दिख रहा है और एक शो का बटन दिख रहा है। तो जैसे ही आप शो वाले में क्लिक करेंगे ना, तो आपको डिलीट मार्कर वाला ऑप्शन भी दिखेगा वहाँ पे। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी वही फाइल दिखेगी जो वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड होंगी और जिसको आपने डिलीट नहीं किया है। तो अगर आपको ये देखना है कि मैंने कौन सी फाइल डिलीट करी है, तो शो पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको डिलीट मार्कर वाली फाइल भी दिखा देगा, ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं कि वापस उसको रीस्टोर करना, तो आप क्या करें, शो पे क्लिक करें, डिलीट मार्कर पे जाएं, डिलीट मार्कर पे जो आपकी फाइल है उसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें दोबारा से। जैसे ही आप उसको डिलीट करेंगे वो वापस रीस्टोर हो जाएगी आपके मेन वाले पेज पे, और वो आप वहाँ से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और उस फाइल को भी देख सकते हैं। आपने अगर वर्जनिंग इनेबल की है तो उसके बेसिस पे आपको चार्जिंग लगती है। ऐसा नहीं है ना कि आपने वर्जनिंग इनेबल करी और मल्टीपल फाइल को स्टोर करे जा रहे हैं तो उस पर चार्जेस नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। आपने वर्जनिंग इनेबल की और फाइल्स को आप अपलोड कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे अमेजोन चार्ज करता है। बट अमेजोन का जो चार्जिंग सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब वो आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देगा। उसकी चार्जिंग की जो फंक्शनैलिटी है बहुत अच्छी है, मतलब वो आपको बहुत कम से कम चार्जेस में बहुत अच्छी फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो वर्जनिंग में हमने ये देखा कि वर्जनिंग में हम मल्टीपल कॉपीज रख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की सेम नाम से। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और आपके पास एक तरह का बैकअप पड़ा रहता है कि मेरे पास ये फाइल मैंने इस डेट को रखी थी, इसमें इतना कंटेंट है, दूसरी फाइल सेम नाम की मैंने इस दिन को रखी थी, उसमें इतना कंटेंट है। तो आपके पास एक तरह का वर्जन भी हो जाता है फाइल का। वर्जनिंग को आप सिर्फ इनेबल और सस्पेंड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। और अगर इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ही आपने वर्जनिंग इनेबल करी तो आपको, जैसे आपने वर्जनिंग इनेबल करी तो आपकी वर्जनिंग से पहले के जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसकी कॉपी तो नहीं रहेगी, बट जैसे इनेबल कर देंगे उसके बाद अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो नए नए वर्जन उसमें स्टोर हो सकते हैं अगर आप चाहें आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब डिलीट मार्कर का भी कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को गलती से डिलीट कर दिया या फिर किसी रीजन की वजह से डिलीट कर दिया तो वो डिलीट मार्कर में जाके सेव हो जाता है। आप उस पर जाके उसको वापस से डिलीट कर देंगे तो वापस वो अपने मेन पेज पे आके स्टोर हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये तो हमारा वर्जनिंग के बारे में कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको वो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है अमेजोन स्टोरेज के लिए S3 के अंदर। तो उसमें से कुछ क्लासेस आप मेरे विंडो पे देख पा रहे हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको अभी के लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास 6 तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं जो अमेजन हमें प्रोवाइड करता है। उस क्लास के अकॉर्डिंग हर क्लास का एक अपना फंक्शनैलिटी है, हर क्लास की एक अपनी फंक्शनैलिटी है, हम फंक्शनैलिटी कह सकते हैं, और हर क्लास की अपनी एक स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे वो आपके डेटा को स्टोर करता है। तो आप इसमें अगर देख पाएंगे तो इसमें सबसे पहला एक स्टैंडर्ड करके क्लासेस है, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट टियरिंग है, फिर स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, फिर वन जोन है, ग्लेशियर डीप आर्काइव है, और रिड्यूडेंसी है। रिड्यूस रिड्यूडेंसी जो होती है रिकमेंडेड नहीं होती है, तो हम बाकी के जो 5 है उस पर ही जाएंगे। ऐसे स्टैंडर्ड
इंटेलिजेंट टियरिंग, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वनजोल इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर डीप आर्काइव। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि हर क्लासेस का क्या मतलब है और हम कैसे इनको चूज कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि ये अलग अलग तरह के क्लासेस हैं जो अमेजन हमें प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप अपनी स्टोरेज को स्टोर कर सकते हैं। एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ऑब्जेक्ट और बकेट में मिलेंगे। सबको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने बकेट क्रिएट की है तो आप उसकी प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अमेजन हमें प्रोवाइड करता है, आप उसको अगर चाहें तो उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ऑब्जेक्ट में मिलेंगी, उसमें स्टोरेज क्लास होगी जो आप सेलेक्ट करते हैं स्टोरेज के लिए, स्टैंडर्ड हो गया या इनफ्रीक्वेंट हो गया, तो जो भी आप स्टोर करेंगे वहाँ पे वो आपको दिखेगा। आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं उसे सेलेक्ट करके। मेटा डेटा है, यहाँ पे मेटा डेटा फाइल के बारे में बताता है आपको कि फाइल का साइज़ क्या है, फाइल का डेट क्रिएशन क्या है, नाम क्या है, ये मेटा डेटा होता है फाइल के बारे में। इंक्रिप्शन का वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप इंक्रिप्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो इंक्रिप्शन वहाँ पे आपको दो तरीके की मिलती है, एक KMS इंक्रिप्शन होती है और एक AES 256 होती है। टैग्स होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ चेंजेस करके। ऑब्जेक्ट लॉक हो गया। फिर उसके बाद बकेट में भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वहाँ पे वर्जनिंग हो गया जो मैंने आपको बताया, सर्वर एक्सेस लॉगिंग है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग मैंने आपको बताया, जो कि आप एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करके वहाँ से भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। किसी आप URL दे देंगे एंड पॉइंट का और कोई भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है अगर आपने उसे पब्लिक कर रखा है तो। डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शंस हैं, फिर आपके ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग्स हैं, फिर आप कुछ एडवांस सेटिंग में ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं आप। टैग है, ट्रांसफ़र एस्केलेशन है, रिक्वेस्ट पेयर्स है। तो ट्रांसफ़र एस्केलेशन क्या होता है कि ट्रांसफ़र एस्केलेशन में कुछ नहीं होता है कि अगर आप चाहते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जो भी डाटा है ना, डाटा को आप स्टोर कर रहे हैं तो उसको आप एक डाटा को एक्सक्लेट कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या है कि जैसे आप नॉर्मल डाटा स्टोर करेंगे किसी भी S3 बकेट में जाके, तो हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगे कि लेटेंसी हो। तो ट्रांसफ़र एस्केलेशन में क्या होगा, आपको एक एंड पॉइंट दे दिया जाएगा, आप डाटा वहाँ पे स्टोर कर देंगे और उसके बाद वहाँ से डाटा आपका S3 बकेट में आ जाएगा। तो यूज़र को कम लेटेंसी का वो करना पड़ेगा, यूज़र को डिले कम मिलेगा, वो तुरंत से अपना डाटा को अपलोड कर सकता है। तो ये ट्रांसफर एस्केलेरेशन का एक कॉन्सेप्ट है, इसकी लैब भी हम करेंगे तो बता दूंगा। एस्केलेरेशन की यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है तो उसके लिए सॉरी। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट और बकेट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। उसमें लॉगिन करेंगे, जब आप बकेट क्रिएट करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी। तो सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन जो है वो आपका इंक्रिप्शन हो गया है, फिर स्टोरेज क्लास होता है, फिर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हो गई आपकी, ट्रांसफर एस्केलेशन हो गया, वर्जनिंग हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं टैब्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्त लीजिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी आज स्टोरेज क्या होता है बेसिक इसका सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि स्टोरेज क्लास कितने टाइप की होती हैं और उस हर टाइप में किस तरह का स्टोरेज है, किस तरह के स्टोरेज को हम यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या क्या फंक्शनैलिटी है और उनके अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होती है हमको। तो आज के लिए हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।